गुड इवनिंग बच्चों। दिसंबर माह के जो असाइनमेंट मिले हैं क्लास 10th के लिए मैथ सब्जेक्ट का, उन असाइनमेंट्स को हम लोगों ने 2 क्वेश्चन तो देख डाले थे, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड और फोर्थ आज देख रहे हैं, और इसके बाद का जो अगला बचता है वो मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन देखना है। सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये एक थ्योरम है, और एक थ्योरम है ये। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हमको देखना है। ठीक है, पर इनको समझने से पहले बच्चों आप लोगों को समरूपता और सर्वांग समता बहुत ज़रूरी है समझना। सर्वांग समता आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पिछले साल पढ़ा है। आप लोग अभी 10वीं आ चुके हो, फिर भी कक्षा 9वीं का पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा है ना। पर अब परीक्षा नहीं हो पाई है, जनरल प्रमोशन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप लोग वॉश आउट कर गए होंगे, आपके माइंड में नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर सर्वांग समता थोड़ा सा रीड करा रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर समरूपता भी बताऊंगा। समरूपता ज़्यादातर 10वीं में समरूपता काम आएगा, और सर्वांग समता पिछले साल 9वीं में था। ठीक है, तो सर्वांग समता और समरूपता क्या होता है। सर्वांग समता और समरूपता, ठीक है। सर्वांग समता का मतलब होता है सभी अंग समान। जैसे ये हाथ है और ये हाथ है, दोनों हाथ को मिला दो, आपको नीचे वाला हाथ नहीं दिखलाई देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सभी अंग समान। अब सोचिए मेरी ये वाली उंगली छोटी होती, मान लो ऐसे होती, तो ये सब अंग तो समान है, पर ये अंग ये एक दूसरे को नहीं ढक पा रहे। ठीक है, तो ये सर्वांग समता नहीं कहलाएगी। अगर मान लो मैं अपने बच्चे का हाथ यहाँ पर रख दूँ, यहाँ पर, तो उसका हाथ छोटा सा दिखेगा, है ना। मेरे बड़े हाथ को वो ढक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सभी अंग जो है, यानी कि सभी उंगलियां मेरी उंगलियों के बराबर उसकी नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगी, वो बराबर नहीं होने के कारण मेरे हाथों को ढक नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये जो छोटा हाथ है बाबू का और हमारा, है ना, बच्चे का, और ये सेम रूप के हैं, एक जैसे रूप के हैं, इसलिए समरूप कहलाएंगे, परंतु सर्वांग सम नहीं कहलाएंगे। सर्वांग सम होने के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे को वो पूरा का पूरा ढक ले, और समरूप होने के लिए ज़रूरी है कि एक छोटा हो और एक बड़ा हो, या दोनों के दोनों बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो समरूप का नाम से स्पष्ट है, समान रूप होना चाहिए। और सर्वांग समता ये होना चाहिए आपका सभी अंग समान। ठीक है, सभी अंग एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि ये एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है, इसके सभी अंग एक जैसे होने चाहिए। त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR। ठीक है, तो संगत कोण, जैसे A का संगत कोण P है, कोण B का संगत कोण कोण Q है, कोण C का संगत कोण कोण R है। तो A बराबर होना चाहिए P के, और B बराबर होना चाहिए Q के, और C बराबर होना चाहिए R के। ठीक है, संगत मतलब ऊपर ऊपर, लेफ्ट लेफ्ट, और ये राइट राइट। ठीक है, ये संगत कोण आपस में बराबर होनी चाहिए, और संगत भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, तब त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, यानी कि कोण A बराबर हो कोण P के, कोण B बराबर हो कोण Q के, और कोण C बराबर हो कोण R के। तो संगत कोणों का जो जोड़ा है वो आपस में बराबर होना चाहिए। और भुजाओं, संगत भुजाओं, जैसे AB ये लेफ्ट है तो इधर का भी लेफ्ट। ठीक है, ये दोनों लेफ्ट लेफ्ट, यानी कि AB और PQ ये आपस में बराबर होने चाहिए। संगत भुजाओं में BC और QR ये आपस में बराबर होना चाहिए। और संगत भुजाओं में AC और PR ऐसे ऐसे दर्शा दीजिए आप, ये दोनों एक दूसरे की संगत भुजाएं, ये दोनों एक दूसरे की संगत भुजाएं, और ये दोनों एक दूसरे की संगत भुजाएं। BC बराबर QR और AC बराबर PR, AC बराबर PR। तो भुजाओं का ये 3 जोड़ा, कोणों का ये 3 जोड़ा आपस में बराबर हो तो त्रिभुज, अगर ये होता है तो फिर त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQRK, ये ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 चीज़ों के द्वारा आप इसको सर्वांगसम नहीं ला सकते। 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम लाने के लिए 6 कंडीशन का पालन करना बहुत ही मतलब अपने आप में जटिल प्रक्रिया है, बड़ी प्रक्रिया है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे 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 एक उपप्रमेय दिए गए हैं, जिनके द्वारा आप 2 से 3 प्रतिबंधों के साथ, 6 प्रतिबंधों को ना लाते हुए 2 से 3 प्रतिबंधों के साथ आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुजों को सर्वांगसम कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम उपप्रमेय जैसा बोलते हैं। सर्वांग समता प्रमेय है और उनके बहुत सारे उपप्रमेय हैं।
ठीक है, तो उन पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। वो कौन कौन से होते हैं ये भले मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम। हाँ तो बच्चों, ये 5 प्रकार के सर्वांग समता प्रमेय होते हैं, जो इसको मैंने लिख दिया है। इसको याद करने का तरीका क्या है? सास, आशा। आशा मतलब जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आशा रखते हैं ना अपन, तो आशा ना बोल के आशा बोलिए। सास आशा रखती है कि बहू एस 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 मतलब शांत रहे। सास आशा रखती है कि बहू शांत रहे। ठीक है, ये जो आस है, आस मतलब ये जो आशा रखी गई है, ये आस, ये राइट है, राइट हैंड साइड है, यानी कि राइट है। ठीक है, सास आशा रखती है कि उसकी बहू यानी कि शांत रहे। ठीक है, ये जो आस है, यानी कि ये जो आशा से रिलेटेड है, ये जो आस है ये राइट है, राइट हैंड साइड, RHS। ठीक है, राइट है। इसको याद करने का ये तरीका हो गया। अब आप कैसा भी ट्रिक बना सकते हैं, मैं एक नॉर्मल सा ट्रिक अभी बना के दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे को ये कोई ट्रिक नहीं है मेरा। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से याद रखिए। इसमें एस के लिए हम लोग साइड बोलते हैं, साइड मतलब भुजा, ए मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण, तो इसको हम लोग ऐसा भी पढ़ते हैं। ये आप लोग 9वीं में पढ़ चुके हो। भू को भू, भू को भू सर्वांग समता प्रमेय, इसको हम बोलते हैं को भू को भू को, इसको हम बोलते हैं भू भू भू। ठीक है, भू भू भू, जैसे कुत्ता भौंकता है वैसे वाला भू भू नहीं है ये। ठीक है, ये 3 बार वाला ही भू भू है। और ये क्या है? AAS मतलब को एंगल, एंगल साइड, यानी कि कोण कोण भुजा, यानी कि कोको भू। और ये राइट हैंड साइड नहीं एक्चुअल में, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, राइट एंगल मतलब समकोण होता है, और H मतलब होता है हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, और S मतलब साइड, साइड मतलब होती है भुजा। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? समकोण, कर्ण, भुजा। समकोण R, हाइपोटेनियस कर्ण, S भुजा। ठीक है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय, ये 5 प्रकार के प्रमेय होते हैं, जहां ये हमको ज़्यादातर यूज़ करने वाले हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग जनरली यूज़ करेंगे। ठीक है, और समरूपता के बारे में हम लोग देखते हैं। अच्छा, मैं इसको डील करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आप लोग 9वीं में पढ़ चुके हो, तो मैं बस थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूँ भाई कि एक त्रिभुज है भू को भू, और ये दूसरा त्रिभुज है ABC, और ये PQR। तो भू को भू यानी कि 2 भुजा और बीच का एक कोण पकड़ो, ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, और बीच का एक कोण। ये भुजा अपने संगत भुजा के बराबर होनी चाहिए, ये भुजा अपने संगत भुजा के बराबर होनी चाहिए, और उसके बीच का कोण ये उसके बीच के कोण के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो देखो 1 2 3, 3 प्रॉपर्टी देखना, 6 प्रॉपर्टी देखने की जरूरत नहीं पड़ी, 3 प्रॉपर्टी देखे बस बात खत्म, दोनों सर्वांग हो गए भाई। ठीक है, अब को भू को एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज है PQR। ठीक है, अब ABC और PQR को भू को, 2 ठो कोण देखो और बीच की एक भुजा देखो। ये जैसे एक कोण देखे अपन ने, और ये दूसरा कोण देखे, और बीच की ये भुजा देखे, तो ये कोण अपने संगत कोण के बराबर, ये कोण अपने संगत कोण के बराबर, और इसकी बीच की भुजा वहां के बीच की भुजा के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, 3 कॉम्बिनेशन देख रहे हो, तो भी त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। ठीक है, अब भू 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 यानी कि ABC और ये PQR। ठीक है, तो भू 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 3 भुजा, ये भुजा, ये भुजा, और ये भुजा, तीनों भुजा की बात करेंगे वहां के तीनों भुजा से। ठीक है, ये भुजा अपनी संगत के बराबर, ये भुजा अपनी संगत के बराबर, ये भुजा अपनी संगत भुजा के बराबर हो। अगर 3 भुजा अपने अपने संगत भुजाओं के बराबर हो रहे हैं, ठीक है, तो कोणों को चेक करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में क्या बोलते थे भाई? 6 कंडीशन होना चाहिए, कोण का 3 मिलान होना चाहिए, और भुजाओं का भी तीनों मिलान होना चाहिए, तो सर्वांग सम। ऐसा जरूरी नहीं, अगर 3 भुजाएं आपस में बराबर हो रही हैं तो कोणों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये भी त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। अब कोको भू का क्या मतलब है? ये हो गया ABC, ये हो गया PQR। कोको भू यानी कि 2 कोण और बीच की भुजा नहीं। इसको देखो, को भू को 2 ठो कोण है और बीच की एक भुजा है, ये कोको भू। इसका क्या तात्पर्य है? ये 2 ठो कोण होंगे कोई भी, और बीच की भुजा नहीं होगी, अलग से कोई भुजा होगी, जैसे ये कोण और ये कोण। अब बीच की भुजा को नहीं पकड़ना, अलग से कोई भी भुजा, इसको पकड़ लीजिए या इसको पकड़ लीजिए, ये हो गया, चलो इसको पकड़ लेता हूँ। तो 2 कोण, तो ये संगत कोण रहेगा, और ये अपने संगत कोण के बराबर रहेगा, और ये जो भुजा है ये अपनी संगत भुजा के बराबर होगी, मतलब बीच का कोण, बीच की भुजा नहीं आएगी यहाँ पर। अगर बीच की भुजा आएगी तो यही वाला प्रमेय बन जाएगा। तो ये बोलता है कि 2 कोण होना चाहिए, ठीक है, और कोई भी अलग सी भुजा होनी चाहिए, इसलिए बाहर रखा है भुजा को।
कोई भी एक भुजा होनी चाहिए वो दूसरे त्रिभुज में संगत दो कोण और उस संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। अब ये समकोण कर्ण भुजा प्रमेय है, तो ये समकोण त्रिभुज के लिए दिया गया है। दो समकोण त्रिभुज को अगर सर्वांग करना है तो फिर कौन सा नियम लगेगा, ये लोग तो नहीं लगेंगे, ये वाला फिर इसके लिए अलग से बना है। समकोण, एक ठो समकोण होना चाहिए, दोनों में समकोण तो रहेगा ही भाई, ठीक है, दोनों में 90 अंश तो रहेंगे ही रहेंगे, समकोण त्रिभुज है मतलब, ठीक है। तो दो समकोण त्रिभुज को हम सर्वांग करने की बात कर रहे हैं, ABC एंड PQR। तो एक कोण 90 अंश 90 अंश दोनों में होने चाहिए, साथ में एक कर्ण बराबर होना चाहिए दोनों का, ठीक है, ये इसके बराबर, और एक कोई भी भुजा अपनी संगत भुजा के बराबर। इन दोनों भुजाओं में से कोई भी एक भुजा, जैसे इसकी बात करें तो वो अपनी संगत भुजा के बराबर होनी चाहिए। तो ये तीन कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक कोण 90-90 होना चाहिए, एक भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए संगत संगत, और ये संगत संगत यानी कि कर्ण कर्ण के बराबर होना चाहिए, तो भी त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। यही ज़्यादातर यूज होगा। अब समरूप त्रिभुज में, समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है, एक बड़ा त्रिभुज सोच लो, ठीक है, एक छोटा त्रिभुज सोच लो, क्या ये एक दूसरे को ढक पाएंगे, बिल्कुल नहीं ढक पाएंगे। ये भले उसको ढक देगा पर ये उसके ऊपर नहीं ढक पाएगा, ठीक है। पर ये दोनों एक दूसरे क्या क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, ठीक है। क्यों समरूप कहलाएंगे, इनका रूप एक जैसा है। अब जैसे ये हो गया, ये त्रिभुज है और ये क्या है, आयत, क्या ये दोनों समरूप हैं, समरूप है, नहीं है। क्यों नहीं है भाई, एक जैसा रूप ही नहीं इनका, कोई भी देख के पता चल जाएगा कि इनमें अलगाव है। पर ये एक जैसे रूप के हैं, भले ये एक दूसरे के सर्वांग सम नहीं है, एक दूसरे को पूरा ढक नहीं पा रहे हैं, पर एक जैसे रूप के हैं। अब जैसे मेरे बच्चे का हाथ छोटा सा रहेगा और मेरा हाथ बड़ा रहेगा, तो वो दोनों रूप तो एक जैसे ना, भगवान ने सभी को एक ही रूप का बनाया है, यानी कि सबकी वही मुंडी है, सबका वही हाथ है, वही पैर है, दिखते एक जैसे हैं सब, ठीक है। बस चेहरे का जो बनावट है उससे पता चलता है कि कौन अमित है, कौन सुमित है, कौन आकांक्षा है, कौन प्रियंका है ना। तो ये सब पता चल जाता है चेहरे को देखकर, बाकी सबका रूप बनावट तो एक ही जैसा, सब समरूप है, ठीक है। अब आप देखिए किसी की मुंडी इतनी सी और किसी की मुंडी इतनी बड़ी है, ऐसा तो होता नहीं है ना, सबको एक जैसा, या किसी की मुंडी गोल है और किसी की मुंडी आयताकार है, ऐसा तो होता नहीं है भाई, सबकी मुंडी एक जैसी बनी है गोल टाइप की, ठीक है। तो गोल टाइप की मुंडी यहाँ पर भी है, दैट मीन्स समरूपता यानी कि होता है एक जैसे रूप का, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि भुजा बराबर हो, जैसे यहाँ पर भुजा बराबर होना जरूरी है, यहाँ पर भुजा बराबर होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, एक एक त्रिभुज की भुजा बड़ी दिखेगी तो एक त्रिभुज की भुजा उससे अनुपातिक रूप से कम दिखेगी। अनुपातिक शब्द का उपयोग यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। समरूप का मतलब होता है अनुपातिक रूप से, अनुपात मतलब किस अनुपात में ये छोटा है या किस अनुपात में ये बड़ा है, ऐसा टाइप का यहाँ बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संगत जो कोण है वो आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि कोण ABC और ये PQR है, तो कोण A बराबर होना चाहिए कोण P के, कोण B बराबर होना चाहिए कोण Q के, और कोण C बराबर होना चाहिए कोण R के, ठीक है। कोण A बराबर होना चाहिए कोण P के, कोण B बराबर होना चाहिए कोण Q के, और कोण C बराबर होना चाहिए कोण R के, ठीक है। ये हो गया, ये तीन जोड़ा हो गया, संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, यानी कि संगत भुजाएं मीन्स जो AB है और PQ है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है, यानी कि AB बटे PQ बराबर होना चाहिए। इसकी संगत भुजा कौन होगी, BC की संगत भुजा QR, तो BC बटे QR इनका अनुपात, ठीक है। और इसकी संगत भुजा कौन होगी, PR, यानी कि AC बटे PR। ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ये तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए। तो ये समानुपातिक होते हैं, मतलब कि ये तीनों जो संगत भुजाओं का जो जोड़ा है वो समान अनुपात में होना चाहिए, ठीक है, समानुपातिक बोलते हैं इसको। तो अगर ये तीन कंडीशन होते हैं, यहाँ का और यहाँ का, तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज की समरूपता की शर्त है। तो यहाँ पर जो मुख्यतः उपयोग होने वाले जो समरूपता के लिए प्रमेय है वो ज़्यादातर ए यानी कि कोण 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 समरूपता प्रमेय, ठीक है, समरूपता प्रमेय ये ज़रूरी है। फिर है सास, सास मतलब कि यहाँ पे क्या क्या आएगा, कोण कोण कोण, सास, मतलब चुप बैठो, SSS, ठीक है, और ए ये कोण कोण बस दो कोण से भी हो जाता है, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को अपन फोकस करेंगे। सास यानी कि क्या हो जाएगा, भू को भू, ये सर्वांग समता प्रमेय नहीं है, ये समरूपता प्रमेय है, ये याद रखेंगे, ठीक है, ये समरूपता प्रमेय है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, भू 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 समरूपता प्रमेय, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोण
कोण समरूपता उपप्रमेय। क्यों इसको उपप्रमेय बोला जाता है? कोण कोण कोण, तीन कोण आपस में अगर बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ये बोलता है। अब इसका भी शॉर्टकट किसी ने दिया है ना, बोला कि यार तीन कोण भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानते हो त्रिभुज में दो कोण ही अगर चेक हो गए है ना बराबर है करके, तो तीसरे जो कोण है वो ऑटोमेटिक बराबर आ ही जाते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, उस नियम से देखा जाए तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक उसमें सेट हो जाएगा। तो तीनों कोणों की देखने की जरूरत नहीं है, दो टो कोण से भी काम बन जाता है। तो कोण कोण समरूपता उपप्रमेय ये यहाँ से निकला है, इसलिए इसको उपप्रमेय कहा जाता है। ठीक है, ये क्या बोलता है? एक त्रिभुज में जैसे ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ठीक है। ये एक त्रिभुज में दो कोण, एक त्रिभुज में दो कोण अगले त्रिभुज में संगत दो कोणों के बराबर हो, यानी कि एक कोण अपने संगत के बराबर और दूसरा कोण अपने संगत के बराबर, तीसरे की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। दो कोणों का जोड़ा अपने अपने संगत कोणों के आपस में बराबर होता जाए तो भी त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। और इस नियम को हम बोलेंगे कोण कोण समरूपता उपप्रमेय। इसी का ज़्यादातर यूज होता है समरूपता के लिए, क्योंकि ये शॉर्टकट है। मोस्ट जो यूज होने वाला जो है वो यही है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको अपन यूज़ करेंगे हमारे थ्योरम्स में। अदरवाइज ये थ्योरम्स आप लोग का 10वीं क्लास जो कक्षा नहीं चल रहा है, तो आप लोगों को ये थ्योरम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये बिना वो इस पूर्व ज्ञान के निपट नहीं सकता, वो हैंडल नहीं हो सकता, इसलिए अब देखना ज़रूरी है। अब आ जाइए अपन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इसको अपन पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। यही पाइथागोरस प्रमेय भी है, पाइथागोरस या पाइथागोरस भी बोलते हैं इसी को, अलग अलग लिखा के आता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसको लिख कर सिद्ध करो भी आता है भाई, इसलिए इसको याद रखेंगे क्या है ये। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर है। ठीक है, आ जाइए। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत पॉज करना है, पॉज कर लीजिए, फिर से नए सिरे से देखना। यहाँ पे पॉज करके चले जाइए, घूम के आइए, फिर आप यहाँ पर देखना, पर फ्रेश माइंड से। और हो सके तो इस पर प्रैक्टिस कर लो भाई। ठीक है, रिवर्स जा जाके बैक कर करके अपना थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करो, कहीं लिख लो कॉपी में। बिना पढ़े वो नहीं समझ सकते आप, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा, है ना, पूर्व ज्ञान से रिलेटेड है। इसको वहाँ अप्लाई करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सोच के चलूँ आप लोग घूम फिर के आ गए हैं, पॉज करके अपना घूम फिर के फ्रेश होके आ गए, फ्रेश माइंड से बैठिए और देखिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, 4 से 5 नंबर के लिए थ्योरम आता है। आ जाइए, प्रूफ। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है भाई? हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, स्केल से बना सकते हैं, हाथ से बना सकते हैं। इस समकोण त्रिभुज में बी को मैंने समकोण दिखाया है, यानी कि 90 अंश दिखाया है। ठीक है, क्या दिया है? दिया है, हम लोग मानेंगे कि यहाँ पर एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, माना, क्योंकि यहाँ पर नाम तो नहीं दिया है कि त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। कोई पी क्यू आर ले सकता है, कोई एल एम एन ले सकता है, कोई एक्स वाई जेड ले सकता है, कोई एबीसी ले सकता है ना, डी ई एफ ले सकते हैं। तो वही मानना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या मानते हो? आप एबीसी मान रहे हो उस त्रिभुज को ना, तो आप मानो, इसलिए माना रहेगा। ठीक है, माना त्रिभुज एबीसी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में जहां कोण बी जो है हमने क्या माना है? 90 अंश माना है। ठीक है, तो कर्ण कौन हुआ भाई? एसी, 90 अंश के सामने वाली भुजा। इसको लंब मान लीजिए और इसको आधार मान लीजिए। जनरली जो नीचे है उसको अपन आधार मानते हैं, जो खड़ी उसको लंब मानते हैं। पर टिग्नोमेट्रिक में वो थोड़ा बदल जाता है, उसकी बात अपन नहीं करेंगे टिग्नोमेट्रिक का, क्योंकि लंब ये और ये दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पर फिलहाल हम लंबा ये खड़ा है इसलिए इसको अपन लंब मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लंब क्या हुआ? लंब कौन हुआ? ए बी। आधार कौन हुआ? आधार हुआ बी सी। ठीक है, और कर्ण कौन हुआ भाई? ए सी। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है हमको? सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर, AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के यानी कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, उन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि लंब का वर्ग यानी कि AB का वर्ग और आधार का वर्ग यानी कि BC का वर्ग, इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये आपका टारगेट है। ठीक है, ये आपका टारगेट हो गया। इस टारगेट को आपको लेकर चलना है। अब यहाँ पर याद रखेंगे, प्रमेय में कई बार क्या होता है, प्रमेय रचनाओं के बिना अधूरा रहता है।
आपको रचना करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या रचना रहेगी, बी से आप एक लंब मारेंगे कहाँ पर, ए सी पर, ये एक रचना है। ऐसा डैश 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 करके आप एक लंब मार दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं डैश डैश डैश, आप सीधा डार्कन लाइन भी खींच सकते हैं। ये आपने लंब मारा है, लंब मारा मतलब ये भी 90 है ना, याद रखेंगे। क्या लंब है ये, बी डी। क्या रचना की है, बी डी लंब मारा कहाँ पे, कर्ण एसी पर, बस इतना सा लिख दो, ये याद रखना पड़ता है, ठीक है, इसको याद रखना पड़ता है। रचना अगर भूल गए तो आपका थ्योरम आगे नहीं बढ़ेगा। अब आ जाइए उपपत्ति में, उपपत्ति में आ जाइए। उपपत्ति में आपको क्या करना है भाई, इसी को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कुछ लेकर चलने हैं। अब क्या लेकर चलेंगे आप, ये अपन देखते हैं, ठीक है, चलते हैं। उपपत्ति में हम लोग क्या है, हमारा नज़रिया देखने की कोशिश करिए, हमको क्या क्या लेकर चलना है। नज़रिया में आपको एक बार ये समकोण त्रिभुज लेना है, ये 90 मारा आपने, तो ए बी डी लेंगे और ए बी सी लेंगे। ये बड़ा त्रिभुज दो हिस्सों में बटा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ए बी डी और एक है बी डी सी। ये दोनों त्रिभुज को आप बड़े त्रिभुज के साथ एक एक बार लेते जाइए, ठीक है। तो मैं एक बार ले रहा हूं आपका ए बी सी, बड़ा त्रिभुज लिया जहां पर ये 90 है, और एक बार ये छोटा वाला लूंगा। कैसा दिखता है ये छोटा वाला, ऐसा दिखा, देन ऐसा दिखा, और ये ऐसा है ना, ठीक है, ये बी है, ये डी है और ये ए है। यहाँ पर आपने लंब खींचा है और ये लंब है, ठीक है। अब आप देखते जाइए कि क्या क्या चीज़ें बराबर होती है। हम इस दोनों त्रिभुज में लेकर चलेंगे, इन दोनों त्रिभुज को समरूप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप समरूप करेंगे तभी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या त्रिभुज ले रहे हैं, एक बार ये बड़ा त्रिभुज, एक बार एक छोटा त्रिभुज। त्रिभुज बड़ा वाला लो, ए बी सी, व त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी में क्या क्या चीज़ें बराबर हो रही है वो देखो। अब इस ए बी सी में देखिए, यानी कि इस बड़ा त्रिभुज में देखिए, और ए बी डी में देखिए, यानी कि इस छोटे त्रिभुज में देखिए, ये जो कोण है वो दोनों साइड कॉमन आ रहा है, ए ए, ये दोनों साइड है, ठीक है। यानी कि कोण बड़े त्रिभुज में क्या लिखोगे आप इसको, बी ए सी, कोण बी ए सी, ठीक है। बड़े त्रिभुज में इसको बी ए सी पढ़ेंगे, ये वाला। अब इस छोटे त्रिभुज में क्या पढ़ोगे आप, छोटे वाले बी ए डी पढ़ोगे, है ना। इस साइड आप ए बी डी के साइड आप ए बी डी वाले अवयव को लिखेंगे, कोण बी ए डी, बी ए डी, ठीक है। ये कौन सा कोण है, ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में है ये, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। और एक कोण ये 90, ये भी इसमें भी 90, यानी कि इसको क्या बोलेंगे अपन, कोण बी, ठीक है। कोण बी पढ़ दीजिए, इस त्रिभुज में पूरा का पूरा कोण बी पढ़ाता है, और इस त्रिभुज में क्या पढ़ाएगा, डी, डी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पढ़ने का तरीका ऐसा होता है, ए डी बी पढ़ते हैं, पर मैं आप लोगों को जनरली सामान्य भाषा में, ताकि समझ में आ जाए, सरल शब्दों में बता रहा हूँ। इसको आप ए बी लिख सकते थे दोनों को, ठीक है, ज़्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ये डी हो गया, ये बी हो गया, ये दोनों बराबर है भाई, प्रत्येक 90 अंश है, ठीक है, प्रत्येक क्या है, 90 अंश है, तो दोनों बराबर होंगे। तो दो कोण अगर बराबर मिल गए आपको त्रिभुज में, ये वाला कोण इसके बराबर, ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर, दो कोण बराबर, इसीलिए ये जो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप, ठीक है। कौन से नियम से, कोण कोण, दो तो कोण होना काफी है, कोण कोण समरूपता उपप्रमेय, उपप्रमेय से, ठीक है। यहाँ सर ये यहाँ से ये सिद्ध हो गया। अच्छा, जैसे त्रिभुज समरूप होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, अब समरूप हुए तो जो जो बचे चीजें हैं वो सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। और संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। तो अब जो मैं लाइन लिखने वाला हूँ वो मेन लाइन है, वो क्या है, देखो, इस यहाँ पर ए के सामने कौन सी भुजा दिखी, यहाँ पर ए के सामने कौन सी भुजा दिखेगी, उनका अनुपात संगत अनुपात में पकड़ाएगा। जैसे ये आपस में बराबर हुए तो इनको अपन संगत कोण बोलेंगे, ये आपस में बराबर हुए तो इनको संगत कोण बोलेंगे, क्योंकि समरूपता में हम लोगों ने पढ़ा है संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है, संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, बी क्यू के, ए पी के और सी आर के। तो यहाँ पर जो बराबर हुए उनको हम संगत कोण मानते हुए चल रहे हैं, तो उनके सामने की जो भुजाएं होंगी वो संगत भुजाएं कहलाएंगी। तो समरूपता में संगत भुजाओं का अनुपात लेकर चलना पड़ता है। तो अब ये त्रिभुज समरूप हो चुके, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे। इसकी संगत भुजा कौन हुई, बीसी, बीसी, ठीक है, और इसकी संगत भुजा कौन हुई, बीडी। तो बीसी बटे बीडी,
इसकी संगत भुजा कौन हुई, इस कोण की संगत भुजा, इस कोण की सामने की भुजा कौन हुई, AC। और इस कोण के सामने की भुजा कौन हुई, AB। ठीक है, और बच गया वो कोण कौन सा है भाई, ये वाला कोण। ठीक है, ये कोण, तो मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको मैं ऐसे चिन्ह लगा रहा हूँ। ये ऐसा कोण है जो यहाँ पर हम लोगों ने यूज नहीं किया है, पर ये भी अब आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये इसके सामने की भुजा कौन हुई, AB। और यहाँ पर इसके सामने की भुजा कौन हुई, AD। ठीक है, ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर। संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, कौन से कारण से है ये भाई, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कारण लिखेंगे अपन, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। ठीक है, वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन में देखना, 140p या 360p पे नहीं, कम से कम 780p पे देखें, या 1080 या 1060 या जो भी रहता है उस पे देखिए, 1000 वाले पी पे देखिए, अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो। पर हाई रेजोल्यूशन में देखेंगे तो सब क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा, अब इनमें से हमको क्या लेकर चलना है, ये सिर्फ और सिर्फ इस दो को आप लेकर चलेंगे, यहाँ से जहाँ से AB का वर्ग बनते दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो AB का वर्ग चाहिए, इसलिए इन दो से हमको मतलब है। ठीक है, तो इन दो को लेकर चलेंगे अपन। आपको मालूम है ऐसा नहीं करना है वहां पर। ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ डब्बा, आपको प्रश्न जब हल सॉल्व करेंगे तब नहीं करना है आपको। ठीक है, तो इन दोनों को लेकर चलिए और तिर्यक गुणा कर दीजिए यहाँ पर। तो AB का वर्ग बराबर AC गुणा AD। तो AB का वर्ग, AB गुणा AB यानी कि AB का वर्ग बराबर AC गुणा AD, AC गुणा AD। ये आ गया समीकरण नंबर 1। ऐसा ही काम अब हम यहाँ करने वाले हैं। अब ABC लीजिए, पुनः करेंगे ना। अब ABC ले रहे हैं अपन, ये हो गया आपका ABC। और कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये BDC। ठीक है, जैसा दिखता है वैसे ही बनाते हैं, ये BD और ये C। ये लंब पड़ा है, यहाँ पर लंब पड़ा है, 90 ये भी है ना। और ये B हुआ, ये D हुआ और ये C हुआ। ठीक है, चलिए इन दोनों में क्या क्या चीज़ें बराबर दिखती हैं वो पकड़ते हैं। ये जो कोण C है, ये ABC में भी आ रहा है पूरा का पूरा, है ना। और इस छोटे से त्रिभुज इसमें भी पूरा का पूरा आ रहा है। ये जो C है ये उभयनिष्ठ कोण कहलाएगा। ठीक है, और ये जो 90 है, यहाँ पे भी 90 एक ठो, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। हो गया ये भी समरूप भाई, आराम से। तो पकड़िए त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज पहले लेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDC में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDC में इस त्रिभुज में पहले बताएंगे ना, यहाँ के नीचे यहाँ, फिर यहाँ के नीचे यहाँ, इधर बराबर लगाते जाना, ये व के नीचे बराबर, और ये तरीका है बनाने का। इसमें क्या है भाई, कोण B है ना, कोण B। उधर का समकोण कौन है, कोण D। लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखते हैं वैसे, ABC बराबर BDC लिखते हैं, बीच में आता है वो जो एंगल की बात कर रहे हो आप, है ना। पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों क्या है, प्रत्येक 90 है ना, प्रत्येक 90 है, प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं, तो बराबर तो होंगे ही। ठीक है, फिर यहाँ पर कोण C आता है, कोण C बराबर यहाँ का भी कोण C, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या हो जाएगा, कोण C बराबर वहाँ का कोण C, ये दोनों उभयनिष्ठ कोण है एक दूसरे के, सेम टू सेम आ रहे, BCA। और इस त्रिभुज में क्या पढ़ूंगा, BCD, CC पूरा का पूरा आ रहा है, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में आ रहा है ना, उभयनिष्ठ कोण है। अब दो कोण बराबर हो जाने से ये दोनों जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC, ये क्या हो गए भाई, समरूप हो गए। ठीक है, क्या कारण लिखेंगे अपन, कोण, कोण समरूपता उपप्रमेय से। ठीक है, अब अगर ये दोनों समरूप हो गए हैं तो फिर ये जो बचा जो एंगल है, जिसको मैं लिखूंगा नहीं पर यहाँ पर साइन कर देता हूँ, जो एंगल बच गया है उसको आप ऐसा कुछ चिन्ह बना दीजिए। ठीक है, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसका संगत ये पड़ गया 90-90 वाला, और ये उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ एक दूसरे के संगत पड़ गए, तो इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा, ये भी संगत भुजा कहलाएगी। अदरवाइज संगत भुजा खोजना ही यहाँ का मेन काम रहता है। ठीक है, तो ये संगत भुजा हो गई एक दूसरे की। C के सामने यहाँ कौन आया, AB, C के सामने यहाँ कौन आया, BD, तो AB और BD एक दूसरे की संगत भुजा हो गई। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए इसलिए B के सामने यहाँ कौन पड़ा भाई, AC,
वहां पर डी के सामने कौन पड़ा, बी, बी डी की बात कर रहा हूँ ना, तो बी के सामने कौन है, ए सी, डी के सामने कौन है यहाँ पर, बी सी, तो बटे में आएगा बी सी। सी के सामने यहाँ पर कौन है, ए बी, और यहाँ सी के सामने कौन है, बी डी, और बच गया जो कोण वो ए, इसके सामने कौन है, बी सी, और यहाँ का जो बचा था वो बी, उसके सामने कौन है, डी सी, सी डी बोल लो या डी सी बोल लो, ठीक है। तो ये तीनों भुजा आपस में क्या होंगी, तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। कौन से कारण से, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है, समानुपातिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, समान होता है। तो अब इसमें से कौन कौन सा चूज करूंगा मैं, इसको और इसको चूज करूँ, क्योंकि जहां से मेरे को बी सी स्क्वायर बनते दिख रहा है, इसको लूंगा और इसको लूंगा, ठीक है, ये वाले को लूंगा और इसको लूंगा, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ आप, इसको लेना और इसको लेना। क्या देख के लेते हैं, ये ए बी स्क्वायर एक जगह बना, एक बी सी स्क्वायर, वर्ग कहाँ से बनेगा, इन दोनों को लोगे तो वर्ग बनेगा, है नहीं बनेगा, यहाँ पे लोगे तो बनेगा नहीं बनेगा, बी सी दो बार दिखा ना, उसी को लेना है, तो उन दोनों को ले लो, तो सीधा सीधा लिख दो आप, बी सी का वर्ग, बी सी का वर्ग, इन दोनों को लिया, तिरे गुणा किया, बी सी का वर्ग बराबर सी डी इंटू ए सी, यानी कि ए सी इंटू सी डी, यह है समीकरण नंबर 2। दोनों को जोड़ दो आप, ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग होना चाहिए ना, तो दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 धन 2 से, ठीक है। इधर का बायां पक्ष कौन है, ए बी का वर्ग, इधर का बायां पक्ष कौन है, बी सी का वर्ग, ये दोनों जुड़ जाएंगे। इधर का दायां पक्ष कौन है, ए सी इंटू ए डी, और इधर का दायां पक्ष कौन है, ए सी इंटू सी डी, ये दोनों जुड़ जाएंगे। देखो ए सी कॉमन निकल रहा है, तो जब कॉमन निकला अंदर क्या बचा, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी कितना होता है, ए डी प्लस सी डी, देखो ए डी और सी डी यानी कि ये डी सी बोल लो या सी डी बोल लो, ये दोनों जुड़ के पूरा ए सी बन गए, तो इसकी जगह मैं लिख लूंगा ए सी, तो ये ए सी गुणा ए सी, दैट मीन्स ए सी का वर्ग, ये हो गया ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, आ गया, यही है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर, इसी को आप लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर, ये लंब था तो लंब का वर्ग धन ये आधार था तो आधार का वर्ग, ये आ गया आपका पाइथागोरस प्रमेय, जो कि पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। ये सिद्ध हुआ आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर है ये चीज, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये 5 नंबर 4 नंबर के लिए पूछा जाता है ना। इसको एकदम शॉर्टकट में भी बना सकते हैं आप, सिर्फ चित्र याद रखिए और ये अनुपात कैसे आता है वो याद रखिए, बस इतना आपको टारगेट, ये तो दिखते रहता है आपको, ठीक है, यही आना है, एक बार ये एक बार ये, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। फिर पॉज कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार रिपीट मोड में वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ऐसा मान के चलता हूँ आपने पॉज किया होगा, घूमने गए होंगे, फ्रेश होके आए होंगे, है ना, या फिर आपके पास एनर्जी है तो फिर से देख लीजिए आप, है ना, लगे लगे आप 3-4 क्वेश्चन देख सकते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्टेमिना है आपका, छात्र जीवन के लिए इतना स्टेमिना बहुत अच्छा होता है कि अगर आप एक साथ 4-5 क्वेश्चन देख पा रहे हैं मतलब अच्छी बात है। आ जाइए, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और मस्त छोटा सा प्रश्न है, ठीक है। आ जाइए प्रूफ में। अच्छा, मैं अगला जो कल जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा परिवृत्त बनाना, उसके लिए आप लोगों के पास डिवाइडर होना चाहिए, तो डिवाइडर से कटिंग वटिंग करके आप लोग सीख लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। आप लोग खरीद लेना डिवाइडर, स्केल, कंपास बॉक्स जो है वो खरीद लेंगे, ठीक है। सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। पहले चित्र बना देता हूँ, पहले तो वृत्त बनाता हूँ मैं पहले, ठीक है। ये वृत्त हो गया, ऐसे हाथ से बनाया है, ये उसका केंद्र हो गया O, ठीक है। बाह्य बिंदु मतलब ये बाहर है, एक बिंदु कोई है, क्या नाम देते हैं अपन इसको, A दे देते हैं, ठीक है। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं अपन, स्पर्श रेखा मतलब जो छूते हुए जाए, छेदते हुए नहीं। छेदक रेखा ऐसी होती है जो छेदते हुए जाती है, 2 बिंदु पर छेदती है, पर स्पर्श रेखा जो होती है वो एक ही बिंदु से स्पर्श करते हुए निकलती है, तो कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो गया तो देख लेंगे, है ना। ये हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श करते हुए जाता है, देखो ये स्पर्श बिंदु है, ठीक है। क्या नाम दे दें इसको अपन, दे देंगे जो भी नाम है। अब इधर बनाते हैं,
ये सब आप स्केल से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु दिख रहा है मेरे को, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ बी दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ सी दे देता हूँ, स्पर्श बिंदु। और इसको मिला लो भाई। ये केंद्र हो गया, मिला लिए, थोड़ा सा ऐसे मिला लेना नीचे साइड से होते हुए, ये मिला लिए। ठीक है, ये मिला लेने के बाद ये केंद्र है, ये इसको भी मिलाओ और इसको भी मिलाओ। ठीक है, केंद्र से अपन किसको मिला रहे हैं, स्पर्श बिंदुओं को मिला रहे हैं। ठीक है, आपके पास दो दो त्रिभुज दिखे होंगे, एक तो ये दिखा होगा ए ओ बी, ठीक है, और एक ये त्रिभुज दिखा होगा नीचे वाला ए ओ सी। इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या करेंगे, समरूप लाकर दिखाएंगे। अब ये समरूप आ जाते हैं तो ये स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर हो जाएंगी। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यानी कि जो स्पर्श रेखा है ए सी और ए बी ये बराबर होते हैं, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए लिखते हैं, दिया है, क्या दिया भाई, एक वृत्त है, एक वृत्त जिसका केंद्र कौन है, ओ है। बाह्य बिंदु आपको देख पा रहे होंगे आप, बाह्य बिंदु कौन है, जो बाहर है, कौन है, ए। बाह्य बिंदु कौन है, ए है। ए से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ए बी और ए सी। देखो, बाह्य बिंदु से वृत्त पर सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इससे अलावा अब स्पर्श रेखा नहीं हो सकती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, दो लकड़ियों को ऐसे रखें और एक गोले को आप फंसा रहे हो, तो दो ही बिंदु पे तो फंसेगा गोला, है ना, और तो नहीं फंसेगा। तो बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, ए बी है और ए सी है। हमको क्या दर्शाना है, हमको दर्शाना है कि ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर लंबाई की होती है, यानी कि ए बी और ए सी दोनों को बराबर लेकर आना है। ठीक है, चलिए अब रचना में क्या लिख सकते हो आप, रचना तो अपन बोल नहीं सकते ज़्यादा, इसको रचना है कि नहीं, ये ओ बी को मिलाया और ओ सी को मिलाया। ठीक है, ओ बी और ओ सी को मिलाया, यही रचना है। ठीक है, सिंपल सी रचना है भाई, इसको खाली छोड़ छोड़ेंगे, क्योंकि अपने को त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज बनाना है तो अपने को लिखना पड़ेगा। एक चीज याद रखिए कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, लंबवत होती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, यानी कि ये 90 बनता होगा, 90 बनता होगा नहीं, 90 बनता है, ये भी 90 बनता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, मतलब अगर रेगुलर अपन पढ़ रहे होते तो ये यहाँ ये वाला चीज हम लोग जान चुके होते कि हाँ ये वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पे लंबवत होते हैं। ठीक है, तो ये कारण मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है, लंबवत होती है। जैसे ही लंबवत बोला मतलब ये 90 बन गया, मतलब ये जो त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। वह त्रिभुज ए ओ सी, ये भी कौन सा त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ सी में, इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या क्या चीज़ें बराबर देख रहे हैं वो लेकर चलते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें बराबर है वो देखो। यहाँ पर अपने को क्या करना है, मेरे मुंह से एक बार समरूपता निकल गया था, है ना, समरूपता नहीं, यहाँ पर हमको लंबाइयों को क्या करना है, बराबर लाना है, तो हम लोग सर्वांग समता का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो सर्वांग समता प्रमेय से यहाँ पर हम लंबाइयों को बराबर ला पाएंगे। देखो, ये एक त्रिभुज है ए ओ बी और एक त्रिभुज कौन है, ए ओ सी। यहाँ पर एक अवयव है ए सी और इस त्रिभुज में एक अवयव है ए बी। इन दो अवयवों को हमको बराबर लाना है, ए बी और ए सी को। ये इस त्रिभुज का अवयव है और ए सी जो है वो इस त्रिभुज का अवयव है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम ला लेते हैं। सर्वांगसम लाते ही ये दोनों अवयव भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अनुपात का कोई खेल नहीं है यहाँ पर, इसलिए समरूपता ना लाते हुए हम क्या लाएंगे, सर्वांगसम लाएंगे। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने की कोशिश करते हैं। ए ओ बी और ए ओ सी, ये ए ओ बी देख पा रहे हैं आप और ए ओ सी देखिए। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीजें बराबर हो रही हैं। एक तो ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण कर्ण भुजा प्रमेय देखेंगे। समकोण यानी कि कोण बी, ए ओ बी मतलब ऊपर वाला, बी ए ओ सी मतलब नीचे वाला कोण सी, ये दोनों 90 है।
प्रत्येक 90 है, ठीक है। तो समकोण हो गया। अब कर्ण, कर्ण कौन है, कर्ण कौन है, ए बी, और यहाँ का कर्ण कौन है, ए सी। ये नहीं, ए ओ, ये कर्ण होगा। 90 के सामने ये जो भुजा है ये कर्ण होती है। यहाँ पे जो 90 है वो सी है, उसके सामने की भुजा ये कर्ण होगी, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। ए ओ बराबर हो रहा है ए ओ, ये दोनों त्रिभुज में है। ए ओ जो है वो इस त्रिभुज में भी आता है, ए ओ जो है इस त्रिभुज में आता है। बोल के देखिए, ए ओ बी, ए ओ सी, दोनों में आया ए ओ, तो ए ओ बराबर ए ओ, ठीक है। ये दोनों बराबर हुए। क्या है ये, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है जो कि यहाँ पर कर्ण का काम कर रही है, ठीक है। और साथ ही साथ कोई भी एक भुजा, हम लोग क्या नियम से इसको सर्वांगसम करने जा रहे हैं, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से। समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता प्रमेय, सर्वांगसमता प्रमेय से त्रिभुज सर्वांगसम होने जा रहा है। तो समकोण बराबर हो गए भाई, एक तो कर्ण भी बराबर हो गया दोनों में, ठीक है, और एक कोई भी भुजा। तो अब इस त्रिभुज में कौन सी भुजा बच गई, इसको आप बराबर नहीं कर सकते क्योंकि ये तो टारगेट है आपका। ये देखिए, ये क्या है, त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। और त्रिज्या सदैव क्या होती है, कितनी भी त्रिज्या हो वृत्त में बराबर होंगी। सभी त्रिज्या जो है वृत्त की, सभी त्रिज्याएं बराबर होंगी। एक और त्रिज्या ले लिया, एक और त्रिज्या ले लिया, जितनी भी त्रिज्या आप लोगे वो सब आपस में बराबर होगी। पहिए के जो स्पोक होते हैं वो सब उसके कई सारे त्रिज्याएं हैं वो, ठीक है, क्योंकि पहिया वृत्ताकार होता है और उसके सभी स्पोक एक ही नाप के होने चाहिए, सभी स्पोक। वैसे ही यहाँ पर एक और स्पोक ले लिया, एक और स्पोक ले लिया, एक और स्पोक ले लिया, तो आप समझ सकते हैं कि वो सब त्रिज्याओं की बराबर लंबाई की होती है। वैसे ये और ये भी दो स्पोक है, समझ लीजिए, बराबर लंबाई की होंगी। तो ओ बी बराबर ओ सी, क्या कारण लेंगे इसमें, त्रिज्या है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या है इसलिए बराबर होंगी। सो दैट आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी, ये बड़ा वाला ऊपर वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ सी, ए ओ सी, ये क्या होंगे, दोनों सर्वांगसम। ये सर्वांगसम का चिन्ह है, ठीक है। कारण क्या है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता प्रमेय, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम में त्रिभुज ए ओ सी, कारण क्या रहेगा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता प्रमेय से, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब सर्वांगसम हो गए तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे लिख सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बचा हुआ जो अवयव है वो आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बचे हुए कौन से अवयव थे, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई दोनों त्रिभुज में, ये भुजा इस भुजा में बराबर हो गई, एक ही भुजा बची है ए बी और यहाँ की ए सी, ये दोनों भी आपस में अब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः अतः ए बी बराबर क्या, ए सी। क्यों लिखा मैं, सर्वांगसम त्रिभुज के जो बचे हुए अवयव होते हैं उनको भी आपस में बराबर होना पड़ता है। तो यहाँ पर कारण क्या लिखेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के बचे हुए यानी कि शेष अवयव, बचे हुए अवयव भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। बस यही लाना था हमको, यही टारगेट था, बात खत्म, ठीक है। जो कि टारगेट था, जो कि सिद्ध करना था, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अच्छा, ये भी 4 नंबर का पूछता है और ये भी कभी कभी 4 नंबर में आ जाता है, तो ज़्यादा अच्छा ये है अगर आ जाए तो इसको प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है। और जो परिवृत्त बनाने का जो प्रश्न है बच्चों, उसको हम लोग कब पढ़ेंगे, उसको हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से ही आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, मिलते हैं, चलो बाय बाय।